हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा पार्ट जो बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स की। डिफ़िकल्ट है ये? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है हम सीखने वाले हैं कैसे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को डीकोड करें, अनफोल्ड करें, कैसे इनको सॉल्व करें। तो मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ। ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और आज के बाद ये आपके लिए सबसे आसान पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए ताकि आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स और सम समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, और फिर इनको प्रैक्टिस करके आप ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स ला सकें। ओके, सो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 of this chapter called as trigonometry. If you can see, it is written application of trigonometry. अब ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे। मैं बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, और आजकल के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो देखते हैं फटाफट से कुछ बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस माउंट एवरेस्ट का हाइट नापना है अपने को, आप बोलोगे अरे ये तो बहुत आसान काम है सर। आप जाओगे गूगल पे, आप डालोगे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट और आपके सामने आंसर आ जाएगा। पर ये तो गूगल आने के बाद हो रहा है। आप सोचिए, जब लोगों के पास गूगल नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग हाइट कैसे नापते थे? तब लोग इस्तेमाल करते थे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, एंड दैट इज फाइंडिंग द हाइट। दैट इज सिंपली फाइंडिंग द हाइट। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या कर सकते हो? आप हाइट फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? वैसे ही अगर आप इधर ध्यान से देखो, इफ़ यू वांट टू नो द विड्थ ऑफ दिस रिवर, अगर आपको किसी भी रिवर का या किसी भी जगह का विड्थ नापना है, विड्थ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। परफेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखो प्लैनेटरी मूवमेंट्स, ठीक है, ये है सन, ये है अर्थ, ये है मून, इनके बीच में भी अगर आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इससे हम एक चीज़ तो समझ गए कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट हाइट्स। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट व्हाट? वी कैन फाइंड आउट हाइट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट्स। वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंसेस। ओके, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, ठीक है, दैट इज टू फाइंड आउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। टू फाइंड आउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं हाइट्स और डिस्टेंस निकालने के लिए। इज एवरीबडी क्लियर? तो ये चीज़ तो दिमाग में फिट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मेन पर्पस है टू फाइंड आउट हाइट्स एंड distances. I hope everybody is clear. Wonderful. Once you understand that, there are certain terms, कुछ terms है जो आपको समझने पड़ेंगे। तो फटाफट से हम अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्या लिखा है? ओके, यहाँ पर देखिए, वो स्लाइड हम बाद में करेंगे। इधर अगर आप नोटिस करो, दिस बॉय, ओके, दिस बॉय is looking at the top of the tree. Is that clear? This boy is looking at the top of the tree. तो when he is looking at the top of the tree right here, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। Is that clear? ये लड़का जो है, he will be called as observer. क्या बोलेंगे हम इसको? Observer. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, he is the observer. Alright, और वो देख रहा है एक ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जर्वर जब एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो आप देखो एक लाइन बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? लाइन ऑफ विजन। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे हो, प्रोबेबली मैं कैमरा को देख रहा हूँ, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं?
आई से लेकर ऑब्जेक्ट तक एक इमेजिनरी लाइन जा रहा है और इस इमेजिनरी लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या कहेंगे इसे? लाइन ऑफ विजन। आप जहां पर भी देखो, जैसे आपने अपना हेड टिल्ट किया, आपने विंडो देखा तो आपने एक नया लाइन ऑफ विजन क्रिएट किया, आपने ऊपर पंखा देखा आपने नया लाइन ऑफ विजन क्रिएट किया, आपने बुक की तरफ देखा आपने नया लाइन ऑफ विजन क्रिएट किया। तो जितने बार भी आप देखते हो एंड यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, इट इज क्रिएटिंग अ लाइन ऑफ विजन। सो लाइन ऑफ विजन एक इमेजिनरी लाइन है, वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई बोले कि लाइन ऑफ विजन दिखा दो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। साइंस में अगर हम जाएं तो थोड़ा साइंस की बात करें तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, फिर वहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाता है, हमारी आंखों में देयर इज अ लेंस जिसमें एक इन्वर्टेड इमेज बनता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन योर साइंस, ओके। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, इसी को आप समझ सकते हो कि लाइन ऑफ विजन, ठीक है। बट एग्जैक्टली लाइन ऑफ विजन वो नहीं है। लाइन ऑफ विजन का डेफिनेशन है एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जर्वर्स आई विद द ऑब्जेक्ट। I repeat, an imaginary line connecting the observer's eye with the object is called as line of vision. जैसे यहाँ पर observer's eye with the object, is that clear? तो ये जो लाइन बना है, this is called as line of vision. Is everybody clear? Okay. अगर समझो हम एक लाइन ऑफ विजन क्रिएट करते हैं which is parallel to the ground. एक लाइन ऑफ विजन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। कैन एवरीबडी सी? ये जो लाइन ऑफ विजन है ये किसको पैरेलल है? ग्राउंड के साथ पैरेलल है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है। तो लाइन ऑफ विजन, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन कब होगा? जब आप एकदम आई लेवल पे देख रहे हो, ठीक है। जो लाइन ऑफ विजन है वो किसको पैरेलल है? वो पैरेलल टू द ग्राउंड है, जमीन के साथ अगर वो पैरेलल है तो आप समझिए दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। और अगर आपने ऊपर की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखा, दाएं बाएं कहीं पर भी देखा आपने, तो आप एक नया लाइन ऑफ विजन क्रिएट कर रहे हो। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है और ये लाइन ऑफ विजन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। कैन एवरीबडी सी दैट देयर इज एन एंगल फॉर्म्ड हियर? तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे हम इस एंगल को? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन का मतलब क्या? आप देखो, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वहां पर एलिवेटर है। एलिवेटर का मतलब क्या? लिफ्ट, जो आपको ऊपर ले जाता है। वैसे यहाँ पर भी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, ये कहाँ गया है? ऊपर की तरफ गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन ये रहा, जो पैरेलल है ग्राउंड के साथ, वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पर एलिवेट हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, इसीलिए हम इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सही, आप समझ गए कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहे हो कुछ भी, तो आप बना रहे हो एक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने ऊपर देखा तो आप बना रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन। इज एवरीबडी क्लियर? ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने ऊपर देखा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो गया। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज अंडरस्टूड? तो क्या क्या टर्म्स हमने यहाँ पे सीखा? सबसे पहले हमने सीखा लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन इज एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जर्वर्स आई विद द ऑब्जेक्ट, ओके। फिर हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। अ लाइन ऑफ विजन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ विजन, जो न्यू लाइन ऑफ विजन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इज एवरीबडी क्लियर? वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑब्जर्वर, ये जो लाइन होगा, आप बताओ ये कौन सा लाइन बना? इस लाइन को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। सही बात है ना? क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है ये भी बता दो, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड, राइट। अब यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? वो नीचे देख रहा है इन फ्लावर्स की तरफ। So isn't he creating a new line of vision? एक नया लाइन ऑफ विजन बन रहा है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है,
ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना। समझ में आ गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप नीचे की तरफ देखो, टिल्ट करो अपने हेड को नीचे की तरफ, तो जो नया लाइन ऑफ विजन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज एवरीबडी क्लियर? तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इफ़ यू लुक एनीथिंग एट योर आई लेवल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अगर आपने ऊपर देखा तो आप बनाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा तो आप बनाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज एवरीबडी क्लियर? आया सबको ये समझ में? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम निकाल सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। सो द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। नंबर 2 हमने देखा अबाउट फ्यू टर्म्स लाइक द लाइन ऑफ विजन, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? 4 कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गया? क्या क्या कॉन्सेप्ट है? पक्का? ओके। अब हम आते हैं उस स्लाइड पर जिसको हमने स्किप किया था। इस स्लाइड पे अगर आप देखो क्या लिखा है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग द फिगर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर विल बी सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें याद किए रखना है ऑल द हाइट्स, ठीक है, ऑल द हाइट्स, जितने भी सारे हाइट्स हैं, ओके, जितने भी सारे हाइट्स हैं वो सब आप देखो, such as tower, tree, building, etc. shall be considered as a line segment perpendicular to the ground. तो ये जितने भी आप बनाओगे, क्या क्या बनाओगे आप? कोई टॉवर रहेगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ टॉवर, समथिंग लाइक दिस, अ टॉवर, ओके, तो इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अगर कोई ट्री रहेगा, कोई ट्री, यहाँ पे मैं कोई ट्री बना देता हूँ, तो ट्री भी हमेशा कैसे रहेगा बताओ मुझे? ट्री विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है तो ये भी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहेगा। तो याद रखना, वेदर इट इज अ टॉवर, ओके, वेदर इट इज अ ट्री, वेदर इट इज अ बिल्डिंग, ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ग्राउंड लेवल। हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इज दिस क्लियर? परफेक्ट। वंस यू आर अवेयर ऑफ दिस, द नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना चाहिए कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, अभी ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है तो ऑब्जर्वर का भी तो कोई हाइट होगा ना। जैसे पिछले स्लाइड में अगर आप देखो, इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इस ऑब्जर्वर का भी तो एक हाइट होगा कि नहीं होगा? तो इसका हाइट जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, हम इसे एक पॉइंट मानेंगे। हम इसे क्या मानेंगे? पॉइंट मानेंगे, और इसके हाइट को निग्लेक्ट करेंगे। इन ऑल योर क्वेश्चंस इन टेक्स्ट बुक कहीं पर भी हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नॉट गिवन। तो हाइट नहीं दिया है ऑब्जर्वर का, मतलब आपको ऑब्जर्वर को सिर्फ एक पॉइंट मानना है और बस आपको सम सॉल्व करना है। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ गया है? श्योर एवरीवन? ओके, आर वी रेडी टू स्टार्ट द सम्स? अब बिफोर वी स्टार्ट द सम्स, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, ये बताओ मुझे। हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, तो ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं? आई विल मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आपके पास, आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, अगर आपके पास एक एंगल है 30 डिग्री और 1 2 3 में से कोई एक साइड दिया है, ध्यान से सुनना, 3 में से कोई एक साइड दिया है, ठीक है, जैसे ये दिया है 2, तो आप इसकी मदद से, सिर्फ एक एंगल और एक साइड की मदद से आप बाकी 2 साइड्स ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे ढूंढना है BC क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखो 30 डिग्री के लिए कौन सा साइड है? 30 डिग्री के लिए है ऑपोजिट साइड, सही बात है, ऑपोजिट साइड। और 30 डिग्री के लिए ये साइड है एडजेसेंट साइड। तो आप मुझे बताओ ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से कौन सा रेशियो बनता है?
बिल्कुल सही, tan, तो आप ले सकते हो tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड देन tan 30 का वैल्यू डाल दो। tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ओके, तो आप यहाँ 1/√3 डाल दो, ऑपोजिट की जगह 2 डालो, एडजेसेंट आपको नहीं पता, कीप इट एज BC और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको BC का लेंथ मिल जाएगा 2√3। दिख रहा है आपको, BC का लेंथ मिल गया। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास कोई एक एंगल मालूम है, एक अक्यूट एंगल यहाँ पे या यहाँ पर, और तीनों में से कोई एक साइड मालूम है, तो आप बाकी दो साइड ढूंढ सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये हाइपोटेनस आप कैसे ढूंढोगे? क्यों नहीं ढूंढ सकता? अगर मैं इस 30 डिग्री को देखूं, 30 डिग्री के लिए ये AB ऑपोजिट साइड है, AC कौन सा साइड है? AC है हाइपोटेनस। तो आप मुझे बताओ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? साइन देता है। तो आप साइन 30 का मदद ले लो। साइन 30 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इजंट इट? तो साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट है AB और हाइपोटेनस ऐसे AC। वैल्यू डाल दो। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, ऑपोजिट का वैल्यू 2 है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू विच इज AC हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर और यूनिट्स और व्हाटएवर। तो आप देखो आपके पास सिर्फ एक एंगल था और एक साइड गिवन था, तो आपने क्या किया? बाकी दो साइड ढूंढ लिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक tan एंड साइन। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो आपको है ना सिलेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड्स ऑन विच साइड इज गिवन एंड विच इज आस्क्ड। कौन सा साइड दिया है? जैसे इस सम में ऑपोजिट साइड वाज गिवन और एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस क्वेश्चन मार्क था, तो आपने ऑपोजिट को एडजेसेंट के साथ रेशियो बनाया तो आपको पता है कि ये tan है। आपने ऑपोजिट को हाइपोटेनस के साथ रेशियो बनाया तो आपको पता है ये साइन है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? वंडरफुल। विद दिस इन माइंड आई थिंक वी आर रेडी टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना बिफोर वी स्टार्ट विद द सम। याद रखना ये क्वेश्चंस जो है ना वो 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं? फॉर 3 मार्क्स। ऑलराइट, अब 3 मार्क का डिवीजन सुन लो। 1 मार्क विल बी फॉर करेक्ट फिगर। ठीक है, आप करेक्ट फिगर बनाओ। करेक्ट फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, वो बनाओगे सही तरीके से तो 1 मार्क। फिर देयर इज 1 मोर मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग द फिगर। एक्सप्लेनिंग द फिगर। अब एक्सप्लेनिंग द फिगर में आपको स्टोरी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है। कौन सा साइड गिवन है, क्या फाइंड करना है, और एंगल कौन सा है, बस। ऑलराइट, और तीसरा 1 मार्क इज फॉर सॉल्विंग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टैन। आप यहाँ पर 30-60 ट्रायंगल थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर 45-45-90 यूज़ मत करना। आप पाइथागोरस थ्योरम मत यूज़ करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, बस इनकी मदद से ही सॉल्व करना है। थीटा की जगह तो एंगल आएगा। तो ये 3 मार्क का बाइफर्केशन हुआ, राइट। अगर 4 मार्क वाला सम आएगा ना तो उसमें 2 ट्रायंगल होंगे। 3 मार्क में देयर विल बी ओनली 1 ट्रायंगल, 1 राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फॉर 4 मार्क्स यू विल हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसीलिए उसका 1 मार्क और बढ़ जाएगा। बाकी द प्रोसेस इज वेरी क्लियर कि सबसे पहले आपने करेक्ट फिगर किया, 1 मार्क मिला। आपने एक्सप्लेन किया गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, एंगल, तो 1 मार्क मिल गया। आपने सॉल्व किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे पिछले सम में मैंने पिछले स्लाइड पे बताया था, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं सो वी आर गुड टू गो। हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है। आई होप आपने रीड कर लिया होगा बाय नाउ, अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लो। क्या लिखा है देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो एक चर्च है, ठीक है, इमेजिन करना है आपको। आपको इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है। एक आदमी है, सपोज आप हो, और आप क्या कर रहे हो, आप एक चर्च के सामने खड़े हो, ओके, एंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च। तो चर्च के टॉप पे हमेशा एक क्रॉस होता है, तो आप क्रॉस देख रहे हो, ओके, आप क्रॉस देख रहे हो, और आप कितनी दूरी पर खड़े हो, 80 मीटर की दूरी पर खड़े हो।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि टॉप इज एट अ हाइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च. इज दिस क्लियर? तो अगर आप देखना चाहो, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. यू आर स्टैंडिंग हियर at a distance of 80 meter, right? There is a church which is a line segment perpendicular to the ground. उसका height जो है वो आपको पता नहीं है, और ये जो angle of elevation है looking at the top is how much degree? 45 degree. Imagine कर पा रहे हो आप? Perfect. तो अगर ये आपने imagine किया तो आपका figure बहुत simple है, which is simply a right angled triangle. दिख रहा है ना, ये एक right angled triangle यहाँ पे बना है. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एक्चुअली में ड्रॉ करते हैं. तो ध्यान से देखो, योर फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, योर फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस. ये रहा. हम इसको नेमिंग कर देते हैं. वी नेम दिस एज ए, बी एंड सी, एंड हियर इज अ 90 डिग्री एंगल. ये है 45 डिग्री. ओके, तो आप देखो, दिस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दिस इज द हाइट ऑफ द चर्च जो अपने को ढूंढना है. ये डिस्टेंस BC जो है वो कितना है, 80 मीटर है. तो ये आपने अगर बना लिया इतना तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. समझो ये आपने कर लिया तो समझो टीचर ने यहाँ पे टिक कर दिया और आपको लिखा 1 मार्क. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो. बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं लिखना है. आपको सिर्फ लिखना है AB रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द चर्च. Sorry, height of the church, right? What is BC representing? BC represents the distance of the observer from the church. और BC का लेंथ भी मालूम है, वो भी लिख लो. BC is equal to 80 मीटर. Is everybody clear? Point C is the position of the observer. Correct? Angle ACB is the angle of elevation. Is the angle of elevation. ठीक है, एंगल ACB का मेजर लिख लो, कितना डिग्री है, 45 डिग्री. बस यही एक्सप्लेनेशन अपने को लिखना है. अगर आप नोटिस करो, अपने को ढूंढना AB है तो टू फाइंड लिख दिया मैंने. गिवन है BC, उसके बारे में लिख दिया. C पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है, और ये एंगल के बारे में मैंने लिखा विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड आई ऑल्सो रोट इट्स मेजर एज 45 डिग्री. तो ये हो गया आपका 1 मार्क का काम. दिस विल गिव यू 1 मार्क. इज एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्विंग दिस. अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है. इधर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल ACB, ओके, एंगल ABC लिखता हूँ ना मैं यार, ACB क्या होता है, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. कैन एवरीबडी सी? अब ध्यान से समझो, ये है 45 डिग्री. आप मुझे बताओ, इस 45 डिग्री के लिए ये जो H है AB, ये कौन सा साइड है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जो लोग सही बोल पा रहे हैं, ये है ऑपोजिट साइड. और आप मुझे बताओ, ये BC कौन सा साइड है इसके लिए? BC है एडजेसेंट साइड. तो आप मुझे बताओ, ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के कौन सा रेशियो बनता है? दैट्स करेक्ट, tan बनता है. तो हम लिखेंगे tan ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. ठीक है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर वो उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, विच इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, विच इज नथिंग बट AB अपॉन BC. दिस इज बाय डेफिनेशन. इज दैट क्लियर? नाउ यू पुट द एंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है पता नहीं है, तो उसको वैसे ही रखो, या H लिख दो. BC कितना दिया हुआ है 80. tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1. तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा AB इज इक्वल टू 80 मीटर. तो यही हमारा आंसर है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर
height of the church is 80 मीटर। तो ये जो सॉल्विंग वाला पार्ट आपने किया ना, ये आपको 1 मार्क दे देगा। इज एवरीबडी क्लियर? तो पूरा सम जो है ना, उसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आपने फिगर समझा, फिगर ड्रॉ किया, दूसरा आपने फिगर को एक्सप्लेन किया इन शॉर्ट, और तीसरा आपने सॉल्व किया ट्रायंगल को, और एक एंगल मालूम था, एक साइड मालूम था, तो जो दूसरा साइड है वो आपने ढूंढ निकाला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड। एडजेसेंट साइड वाज गिवन, ऑपोजिट साइड अपने को ढूंढना था, तो वो समझ के हमने tan का सिलेक्शन किया। ये समझना आसान है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। परफेक्ट, समझ में आ गया आपको ये कैसे सॉल्व किया जाता है? वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। इसमें क्या लिखा है? आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द सेम सम। अगर आप रीड करो, क्या लिखा है? अ बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लो। कर पाओगे? आप वीडियो को पॉज कर लेना, 5 मिनट आप खुद ले लेना और इसको खुद से सॉल्व करना, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। यस, ओके। तो इसमें दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। द बॉय, इसका हाइट तो निग्लेक्टेड रहेगा, मतलब हमको यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करना है, और ऐसा कुछ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैन एवरीबडी सी दैट? ऑलराइट, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ओके, एंड देन आई थिंक इट विल बी डन। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और सेम प्रोसेस करेंगे। इसको नाम दे दिया ABC। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ढूंढना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंड द बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो स्टेटमेंट सेम लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप? AB रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, AB रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, BC represents what? BC represents distance of the observer, represents distance of the boy from the building, right? और आप लिख लो BC का लेंथ कितना है? BC is equals to 48 मीटर। फिर एंगल ACB is the angle of elevation, बराबर ना? इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और फिर आप यहाँ पे लिख लो एंगल ACB का मेजर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप लिखते हो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, या ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री, वो भी चलेगा। अब इसमें भी आपको tan ही यूज करना पड़ेगा। tan ऑफ एंगल ACB is opposite side upon adjacent side, बराबर ना? opposite side है AB और adjacent side है BC. This is by the definition, right? This is by the definition. अब आप लिखो therefore tan of 30 degree is equals to AB, अपने को पता नहीं है height of the building, BC अपने को पता है 48। अब tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ओके, AB अपॉन 48। तो अब आपको AB का जो वैल्यू है वो इजीली मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48/√3। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 48/√3। अब आंसर आप ऐसे रख नहीं सकते हो, तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, तो आप इधर √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये करने के बाद आपको यहाँ पर AB का वैल्यू मिलता है 48√3/3, बिकॉज √3 इंटू √3 3 होता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, इधर एक कैरी हो गया, 3 6 जा 18, तो आपको मिलेगा 16√3 एज योर आंसर। अगर एग्जाम में √3 का वैल्यू दिया है तो आप डालना, नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही रख दोगे, चलेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखूँ मैं? देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में तो लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज हाउ मच। देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16√3 मीटर। इज एवरीबडी क्लियर? टेल मी, सबको समझ में आ रहा है ये?
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। स्ट्रिंग को आपने जमीन पे बांध रखा है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ द ग्राउंड। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सोचो, पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो तो कुछ ऐसा ही होगा ना। पतंग जो है वो 60 मीटर हाइट पर है, ओके। और फिर यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कहीं पे बांध के रख दिया है। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? तो कैन यू सी इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। एब्सोल्यूट राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ओके। इसका नेमिंग हम दे देते हैं ABC। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हाइट जो है वो 60 मीटर है। हमको पूछा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द एंगल हियर इज 60 डिग्री। इज एवरीबडी क्लियर? तो इसमें अगर आप देखो ऑब्जर्वर है क्या, इज देयर एनीबडी हु इज होल्डिंग द स्ट्रिंग और लुकिंग एट द काइट? देयर इज नो ऑब्जर्वर। एक टेक्निकल चीज याद रखना, एलिवेशन वर्ड जो है ना, एलिवेशन, अगर क्वेश्चन में एलिवेशन वर्ड है तो समझना देयर इज एन ऑब्जर्वर। अगर एलिवेशन वर्ड नहीं है तो ऑब्जर्वर भी नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में एलिवेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में हम लोग ने सीधा लिखा इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है नहीं, तो सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया, ओके। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द सम। तो सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे बताओ मुझे। व्हाट इज BC रिप्रेजेंटिंग? BC represents height of the kite from the ground। ठीक है, कितना है फ्रॉम द ग्राउंड उसका हाइट वो लिख दो। BC is equals to 60 मीटर, राइट। What is AC representing? AC represents the length of the string, बराबर ना, length of the string, right। Angle CAB or BAC is the angle made by string from the ground, तो ग्राउंड से ये एंगल बन रहा है। इस एंगल का मेजरमेंट कितना है आप बताओ मुझे। एंगल BAC कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आप सीधा सॉल्व करने जाते हैं तो लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। अब आप ध्यान से सुन के बताना मुझे कि ये 60 डिग्री के लिए ये BC कौन सा साइड है। आप बोलोगे सर ऑपोजिट है, गिवन। और ये AC कौन सा साइड है? AC है हाइपोटेनस। तो आप सोचो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस से कौन सा रेशो बनेगा? बिल्कुल सही, आपको मिलेगा साइन, इजंट इट। तो आप लिखोगे साइन ऑफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, विच इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, which is nothing but BC upon AC, and this comes by the definition. I hope all of you are able to understand. अब therefore वैल्यू डालते हैं। साइन कितना डिग्री है? 60 इज इक्वल टू BC की जगह आप लिखो 60 मीटर अपॉन AC। आपने को पता नहीं है। साइन 60 का वैल्यू किसी को पता है क्या? इट इज़ √3/2 साइन 60 का वैल्यू, ठीक है। तो आप ये इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो साइन 60 का वैल्यू पता नहीं है तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको AC मिलेगा 60 × 2/√3। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC का वैल्यू आपको मिला 120/√3। अब √3 का वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में मत डालना, बिकॉज √3 इज 1.73। आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। डिनोमिनेटर में रूट आया, इसका मतलब है आपको करना है रैशनलाइज। तो आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लो। ये देखो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। आपको मिलेगा 120√3/3। तो ये कैंसिल हो गया, 3 हामत जा 3 40 जा, तो ये मिला 40√3। अब √3 का वैल्यू डालो, 40 × 1.73
ओके तो मल्टीप्लाई कर लो 1.73 को 40 के साथ, 1.73 इंटू 40, 4 के साथ कर लेना, डेसिमल एक मूव कर लेना। सो 4 3 ज़ा 12, 28, 29, 4 1 ज़ा 4, तो ये आपको मिलेगा 69.2 मीटर। ओके तो फाइनल आंसर, therefore the length of the string, is कितना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 69.2 मीटर। इज एवरीबडी क्लियर? सबको समझ में आया? √3 का वैल्यू कभी भी यहाँ मत डालना डिनोमिनेटर में, ऑलवेज रैशनलाइज। ओके आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ दिस सम इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो एक लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप makes an angle of कितना डिग्री, depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, find how far the ship is from the lighthouse. तो आप इमेजिन करो कि आप एक लाइट हाउस के ऊपर बैठे हो। लाइट हाउस कैसे होता है पता है ना सबको, ये रहा, इधर हो आप लाइट हाउस में, ठीक है, और यहाँ से आप एक शिप को देख रहे हो। आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना है, 90 मीटर। आपको पता करना है डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। इज एवरीबडी क्लियर? इसमें एक चीज़ नोटिसेबल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है। याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ आर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब हम ज़मीन पर रहते हैं ना, तो हमारा बेस जो है ना ट्रायंगल का, वही हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन की चिंता नहीं करनी है। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सम्स आएंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वहाँ से फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नीचे की तरफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर ये तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल वाला सम है, राइट एंगल बना लेते हैं और इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो ये रॉन्ग होता है। दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दिस क्लियर? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। अगर आप ऐसे करके एग्जाम में आ गए तो पक्का है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि अरे यार मैंने तो सही किया, गलत हो गया। तो ऐसा मत करना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना और वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा। सो इज दिस क्लियर? ये आपको पिक्चर समझ में आ रहा है? परफेक्ट। इफ इट इज़ क्लियर, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। अरे यार ये ट्रायंगल हटेगा क्या? लेट मी जस्ट चेक। वाओ, ट्रायंगल हट गया, परफेक्ट। चलो अब हम बनाते हैं हमारा फिगर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, और ट्रायंगल बनाने के बाद आपने बनाया एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला सम है। तो ये ABC दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर शिप है, ये है 90 मीटर हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। आपको ढूंढना है कि ये लाइट हाउस कितनी दूरी पर है फ्रॉम द, ये शिप कितनी दूरी पर है फ्रॉम द लाइट हाउस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले AB रिप्रेजेंट्स व्हाट, द लाइट हाउस। सही बात है। और AB का लेंथ भी अपने को मालूम है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 90 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ताकि ये एंगल दिखा सके हम लोग। ओके, पॉइंट C रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ द शिप। ओके, पोजीशन ऑफ द शिप। अब आपको BC ढूंढना है। सो BC रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। समझ में आ रहा है ये सबको? अब एंगल के बारे में लिखते हैं। एंगल DAC इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल DAC का मेजर अपने को पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अपने को ये भी पता है कि एंगल DAC
इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू एंगल ACB, आप बता सकते हो क्यों ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में? ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, Z फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। इसका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अब आपके पास ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर था 60 डिग्री, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? नहीं पॉसिबल है ना। तो आपको ये ऑल्टरनेट एंगल की मदद से इसको ट्रायंगल के अंदर लाना है। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। आप अब ध्यान से सुनना, ये 60 डिग्री के लिए मुझे बताओ ये 90 मीटर कौन सा साइड है? आप बोलोगे ऑपोजिट साइड। आपको ढूंढना है AC, आप बोलोगे एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा रेशियो बनेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा रेशियो बनेगा बताओ मुझे? tan बनेगा, परफेक्ट। तो आप लिखोगे tan ऑफ एंगल ACB is equal to opposite upon adjacent, which is equals to AB upon BC, and this is by the definition. I hope you are able to understand. Therefore tan of 60 degree is equal to AB का वैल्यू मालूम है 90 upon BC। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो tan 60 की जगह आप लिखोगे √3। tan 60 का वैल्यू है √3, तो ये 90 अपॉन BC को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC का वैल्यू मिलता है 90/√3। अब मैंने पहले भी बताया कि √3 अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या करना चाहिए? रैशनलाइज करना चाहिए। तो ये रहा रैशनलाइजेशन, राइट। तो ये हो गया 90√3/3, तो ये कैंसिल करके 30√3 आया। अब √3 की वैल्यू डाल दो, कितनी है? 30 × 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो। तो आप यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लो, 1.73 × 30, तो 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, तो ये आपको मिलेगा 51.9 मीटर। तो लास्ट स्टेटमेंट आप लिख लेना, देयरफॉर द शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 51.9 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस। यहाँ से ही आएगा, ठीक है। द शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, लिख देना 51.9 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस। इज द सम क्लियर? ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर, सेकेंड पार्ट इज टू एक्सप्लेन इट, एंड थर्ड पार्ट इज टू सॉल्व इट। I hope all of you are able to understand this very important sum, angle of depression. Okay, अब ये भी exactly same sum है, मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। I hope you will do it on your own. कर पाओगे इसको? क्या है इसके अंदर भी? सेम है, सिर्फ यहाँ 90 मीटर की जगह क्या है आप मुझे बताओ? 90 मीटर की जगह यहाँ है कितना मीटर लाइट हाउस का हाइट? 100. If the height of light house is 100 मीटर। ये एंगल कितना डिग्री है इस बार? एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। सही बात है। चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं रफली। एक्सप्लेनेशन तो आप लिख लोगे ना? यस। सॉल्व कैसे करेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम दे दें इसको हम लोग? क्या नाम दे दें? ABC दे दें। A, दिस इज B। दिख रहा है क्या B सबको? नहीं दिख रहा है? B और फिर है C, राइट? ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, आप देखो सेम है, आपको ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट पूछा है, तो आप tan यूज करो। tan ऑफ एंगल ACB, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री लिख दिया ना मैंने, इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। दिस इज बाय द डेफिनेशन। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। देयरफॉर tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको BC मिलेगा 100√3। और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो ठीक है, अगर दिया है तो आप यहाँ पे डाल देना 1.73, तो आपको 173 मीटर विल बी योर आंसर। Is this clear? I hope everybody is clear. Just like the previous sum, तो आप फिगर ड्रॉ कर लेना, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स यहाँ पर अलग है, बस बाकी पूरा का पूरा सम सेम है। ओके फाइन।
आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, अब ये जो सम है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लो। कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रिग्नोमेट्री में वो उनके नाम से जाने जाते हैं, जैसा वन ऑफ दिस क्वेश्चन कॉल्ड एज ब्रोकन ट्री। ठीक है, ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें 2 चीज़ें ढूंढनी होती हैं, फटाफट हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। क्या लिखा है देखो, इट सेज अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक तूफान की वजह से ट्री टूट गया। द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ट्री जो था वो टूट गया, तो टूट के ऊपर की जो उसका पार्ट है ना जो टूटा है वो ऐसे नीचे गिर गया। आप देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो तो समझ में आ जाएगा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये जो ट्री था वो यहाँ से टूट गया, दिख रहा है सबको, यहाँ से, और टूट के गिर गया। क्या हो गया, इट रेस्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये ट्री के बेस से इसका टॉप जो है वो 20 मीटर की दूरी पर है, दिख रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 60 डिग्री। आपको ढूंढना है हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री के लिए कैन आई से द हाइट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन पार्ट प्लस अनब्रोकन पार्ट। सोचो आप जरा इस पे, अगर हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना है तो पूरे ट्री को अगर आप सीधा कर दोगे तो ये वाला पार्ट क्या है, ब्रोकन पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या, अनब्रोकन पार्ट है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ही तो हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा ना। तो ब्रोकन ट्री वाले सम में हाइट ऑफ द ट्री ऑलवेज रिमेंबर इज एडिशन ऑफ ब्रोकन पार्ट प्लस अनब्रोकन पार्ट। याद रहेगा सबको ये, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू addition of what, broken part plus unbroken part. Is this understood? तो आपको ये दोनों का लेंथ निकालना है और दोनों को ऐड करना है तो आपको हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। क्वेश्चन में द ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस, तो ये ट्री का जो टॉप है ना ये वाला, ये बेस से 20 मीटर की दूरी पर है। मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच डिग्री, 60 डिग्री। I hope everybody is clear. Perfect. Okay. Now once this is clear, let's draw the figure and let's solve this. Let's draw the figure and solve this. अब इसका जो फिगर है ना वो बड़ा मज़ेदार है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल के साथ है ना हम ये वाला पोर्शन भी बनाते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी बनाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यही पार्ट जो था वो क्या हो गया था, ब्रोकन हो गया था ना। यही पार्ट तो ब्रोकन हो गया था। ये सीधा दिख रहा है क्या, यस, इज इट करेक्ट? हाँ, यस, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, एक चीज़ और समझो कि ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम रहेगा क्योंकि यही पेड़ का हिस्सा गिर गया इधर, ब्रोकन पार्ट बन गया ये। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो अगर मैं इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, तो हाइट ऑफ द ट्री ए बी हो गया। ठीक है, ये पार्ट होगा सी और ये पार्ट होगा डी। ऑलराइट, हमको पता है एंगल कितना डिग्री बना है ये गिर के, इट इज फॉर्मिंग अ 60 डिग्री एंगल। ऑलराइट, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 20 मीटर। हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब अपने को ढूंढना है ए बी। तो कैन आई से ए बी इज मेड आउट ऑफ 2 पार्ट्स, ए डी प्लस डी बी। समझो जरा, ए बी किससे बना है, ए डी प्लस डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो ये डी सी प्लस डी बी ढूंढना पड़ेगा, सिंस ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। यही तो है ना, दोनों सेम ही है ना, ब्रोकन पार्ट, यही वाला टूटा हुआ हिस्सा जो नीचे गिर गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओ आई एम सो सॉरी, क्या ये सबको समझ में आ गया है? पक्का समझ में आ गया ये? परफेक्ट। इफ दिस इज अंडरस्टूड, लेट्स गो डूइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, हाइट ऑफ द ट्री। सही है, हाइट ऑफ द ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसमें से आपको चाहिए तो आप लिख लो ए डी is the broken part
right? And we know that AD is equals to DC. DB is the unbroken part. सही है, अनब्रोकन पार्ट है ये DB. ऑलराइट, फिर हमारे पास BC दिया है विच इज 20 मीटर और एंगल DCB is the angle made by the top of the tree with the ground. सही है, समझ में आ रहा है ये सबको? एंगल DCB कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री. आई थिंक दिस मच एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इनफ. बहुत हो गया इतना. अब आप सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाइए. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नाम है? DBC. आपको क्या क्या ढूंढना है बाय द वे? आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, एक तो DB और एक DC, दोनों ढूंढना है. क्या ढूंढें? सबसे पहले DB ढूंढ लेते हैं, बहुत आसान है. मुझे बताओ इस 60 डिग्री के लिए ये कौन सा साइड है? मैं यहाँ पे लिखूँ, ये है ऑपोजिट साइड. और ये जो 20 दिया है ये कौन सा साइड है? एडजेसेंट. तो आप मुझे बताओ ऑपोजिट और एडजेसेंट से कौन सा रेशियो बनेगा? कौन सा रेशियो बनेगा? कौन सा रेशियो बनेगा? बिल्कुल tan थीटा बनेगा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ DB अपॉन BC. ओके, दिस इज बाय द डेफिनेशन. ऑलराइट, अब इसमें वैल्यू डालते हैं. tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू, DB अपने को पता नहीं, BC पता है 20. tan 60 का वैल्यू है √3. तो आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको DC मिलेगा 20√3. ठीक है, अब इसको √3 का वैल्यू डालना मत, इसको ऐसे ही रखना, लास्ट में अपन डालने का काम करते हैं. ऑलराइट, सो वंस वी हैव डन दिस, अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं DC. अब DC के लिए आप मुझे बताओ कौन सा रेशियो लगेगा? आप सोच के बताना, सोच के बताना. 60 डिग्री के लिए ये तो ऑपोजिट साइड है, ये कौन सा साइड है? आप बोलोगे सर ये तो हाइपोटेनस है. बिल्कुल सही, हाइपोटेनस है. तो हम यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन सा रेशियो लेंगे बताओ? साइन. दैट्स करेक्ट. तो यू टेक साइन ऑफ एंगल DCB इज इक्वल्स टू DB अपॉन DC. इज एवरीबडी क्लियर? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो साइन लेंगे. तो साइन ऑफ 60 इज इक्वल्स टू DB. अपने को पता है क्या? DB अपने को पता है क्या? DB पता नहीं. अभी अपने को क्या मिला था? DB मिला था ना. हाँ, मैंने यहाँ पे एरर किया, एक मिनट. मुझे यहाँ पे DB लिखना चाहिए, मैं वही देख रहा था. DB तो पता है अपने को. तो DB अपने को पता है, तो DB 20√3. आप ये भी ले सकते हो, या आप अगर BC लेना चाहो, मतलब अगर आप समझो ऐसे करो, फॉरगेट दिस, फॉरगेट दिस. आप क्या करो, आपके पास ये दिया हुआ है ना BC, आपके पास BC दिया हुआ है. तो आप बताओ 60 डिग्री के लिए ये हाइपोटेनस है और ये है एडजेसेंट साइड. तो हाइपोटेनस और एडजेसेंट से कौन सा रेशियो बनता है? हाइपोटेनस और एडजेसेंट, या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस अगर हम करें तो हम यहाँ पर कॉस भी लिख सकते हैं. ठीक है, यू कैन इवन टेक कॉस 60. कॉस 60 साइन से भी मिल जाएगा. कॉस 60 इज व्हाट? इट इज DC अपॉन BC अपॉन DC. BC अपॉन DC. तो इधर मैं लिख देता हूँ BC अपॉन DC. BC का वैल्यू कितना है? 20. DC यू डोंट नो. cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप देखो आपको DC का वैल्यू मिलेगा 40 मीटर. इज दैट क्लियर? अब आपके पास DC और DB दोनों मिल गया है. अब हम लोग निकालने जाते हैं हाइट. अब हम लोग निकालने जाते हैं हाइट. तो हम यहीं पर आ जाते हैं. हमको पता है दैट AB इज AD प्लस DB. ठीक है, इसका रीज़न आप A'(D'(B) लिख दो. DC क्योंकि ये AD और DC इक्वल है, यहाँ पे देख लो. अब DC की जगह आप DC का वैल्यू डालो, कितना है? 40. DB की जगह आपने को मिला था 20√3. तो √3 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 20 इंटू 1.73. तो ये हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा? 1.73. यहाँ पे हो जाएगा 6. यहाँ पे 2 7s are 14, 2 1s are 2 3. तो 34.6 मिलेगा. ठीक है, यू विल गेट 34.6. तो जब दोनों को आप ऐड करोगे ना तो आपको 74.6 मीटर मिलेगा एज हाइट ऑफ द ट्री. इज एवरीबडी क्लियर?
सो देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री is equal to 74.6 meter. Can everybody understand this? ओके पहले हमने फिगर बनाया, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल सॉल्व किया, मतलब डीबी निकाला, ये रहा। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि कॉस ऑफ दिस एंगल कैन गिव यू डीसी, तो डीसी मिल गया 40। फिर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, डीसी की जगह डीसी, डीबी की जगह डीबी, √3 का वैल्यू सॉल्व करके हमको फाइनल आंसर मिल गया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, याद रखना, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। So this brings us to the end of the lecture. Every good thing has a ending, okay, and that ending gives you a next beginning. तो हम अगले लेक्चर में फिर एक नया लेक्चर शुरू करेंगे, फिर हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे ले जाएंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep solving maths. Thank you very much and Jai Hind.